हेलो एवरीवन, दिस इज दुष्यंत सिंह एंड वेलकम टू अध्ययन अड्डा द जीएस वर्ल्ड। पॉलिटिक्स की आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं संसद के कुछ बेसिक टर्म्स के विषय में। आज की क्लास में आपके लिए क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। तो आज हम डिस्कस करेंगे संसद के सत्र कितने होते हैं, कब कब आयोजित किए जाते हैं, इसके साथ साथ संसद के स्थगन एवं सत्रावसान में क्या अंतर होता है, संसद की भाषा किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है, कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, लेम डक सत्र क्या होता है, लेम डक जो सेशन होता है वो क्या होता है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यहां पर आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ में बेहद अच्छा क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं संसद के सत्रों के विषय में। संसद के सत्रों के विषय में अगर बात करें तो संसद में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। कौन कौन से 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं? पहला सत्र है आपका बजट सत्र। ये आयोजित होता है फरवरी से लेकर के मई तक, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इन 4 महीनों की समयावधि में बजट सत्र आपका जो है आयोजित किया जाता है। फिर मई के बाद में जून का आपका अवकाश रहता है। जून के बाद में फिर जुलाई से लेकर सितंबर तक, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है, ये 3 महीने में मानसून सत्र जो होता है आपका ये आयोजित होता है। सितंबर के बाद में फिर अक्टूबर में अवकाश रहता है और अक्टूबर के बाद में नवंबर और दिसंबर में जो तीसरा सत्र आपका होता है उसे कहते हैं हम शीतकालीन सत्र। तो ये हो गए संसद के सत्र। संसद में कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं और इन सत्रों से संबंधित प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा सत्र किस महीने से लेकर के किस महीने की समयावधि तक आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब बीच में आपने देखा कि मई के बाद में जून और सितंबर के बाद में अक्टूबर, ये 2 जो है महीने बिल्कुल खाली रहते हैं, तो इनको हम अवकाश की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो संसद के सत्र आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न संसद के सत्रों से संबंधित ये पूछा जाता है कि संसद के किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच में, संसद के किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच में, जैसे सबसे पहले बजट सत्र था और बजट सत्र के बाद में आता है आपका मानसून सत्र। तो बजट सत्र और मानसून सत्र के बीच में या किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच में अधिकतम जो अंतराल होता है, अधिकतम समयांतराल होता है, वो कितना होना चाहिए? ठीक है, तो ये जो समयांतराल है ये 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी 6 महीने के अंतराल के अंदर अंदर संसद का सत्र आयोजित हो जाना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि कम से कम वर्ष में 2 बार, कम से कम वर्ष में 2 बार ये सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। अब थोड़ा सा बात करते हैं संसद के स्थगन एवं सत्रावसान पर। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है और कैंडिडेट्स स्थगन और सत्रावसान को एक ही चीज समझ लेते हैं। ठीक है, तो स्थगन और सत्रावसान एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। स्थगन का अर्थ होता है कि किसी भी बैठक को, किसी भी पार्टिकुलर बैठक को समाप्त किया जाना। ठीक है, स्थगन का अर्थ है किसी बैठक को जो संसद में चल रही है उसको जब समाप्त करते हैं, उसका जब समापन किया जाता है तो उसे कहते हैं संसद का स्थगन। जबकि सत्रावसान का अर्थ है पूरे सत्र का समापन हो जाना। ठीक है, जैसे बजट सत्र जो आपका होता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फरवरी से लेकर के मई तक आपका बजट सत्र होता है और बजट सत्र के बाद में जो जून का महीना होता है उसमें आपका अवकाश रहता है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई के बाद का जो समय होता है, यानी जैसे ही मई खत्म होती है तो सत्र क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सत्रावसान। ठीक है, जबकि स्थगन का अर्थ है किसी भी एक बैठक की समाप्ति करना, बैठक का समापन करना। जो स्थगन किया जाता है वो स्थगन किया जाता है सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा। सदन के जो भी पीठासीन अधिकारी होते हैं, मैंने आपको सदन के पीठासीन अधिकारियों से संबंधित एक वीडियो पहले ही आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा के पीठासीन कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष, उनके बाद की जो रैंकिंग पे आते हैं। इसी तरीके से राज्यसभा का पीठासीन, राज्यसभा का सभापति और उनसे नीचे की रैंकिंग में होते हैं कौन? उपसभापति। तो सदन के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा ही स्थगन किया जाता है, किसी भी बैठक को स्थगित किया जाता है। जबकि सत्रावसान का कार्य जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। सत्रावसान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति उस कंडीशन में भी जब सत्र चल रहा होगा,
राष्ट्रपति सत्र के दौरान भी सत्रावसान कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब स्थगन किया जाता है किसी भी बैठक का, जब किसी भी बैठक को स्थगित किया जाता है तो कोई भी विधेयक हो या कोई भी विचाराधीन कार्य हो, जिस पर कोई विचार चल रहा हो, कोई कार्य जो है पेंडिंग हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जैसे ही फिर दोबारा से बैठक होगी, वो विधेयक जिस पे जो है काम चल रहा था या जो भी विधेयक प्रचलन में था या कोई भी कार्य था, विचाराधीन कार्य था, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ही नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट होती है, नेक्स्ट बैठक स्टार्ट होती है, वो कार्य फिर वहीं से संपादित करना प्रारंभ कर दिया जाता है। जबकि सत्रावसान होता है, सत्रावसान जब करते हैं तो जो भी विधेयक होता है और विचाराधीन कार्य होता है, इसके द्वारा भी इन दोनों चीज़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ से क्लियर ये हो जाता है कि संसद में चाहे स्थगन हो किसी भी बैठक का या फिर सत्र का सत्रावसान हो, इन दोनों कंडीशन में अगर कोई भी कार्य चल रहा है संसद में, जैसे कोई विधेयक प्रचलन में है या कोई भी कार्य विचाराधीन प्रक्रिया में है, तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्थगन की स्थिति में जैसे ही दूसरी मीटिंग होती है या बैठक होती है, उस कार्य पर दोबारा से जो है कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरीके से सत्रावसान जब होता है सत्र का, तो अगला सत्र जब प्रारंभ होता है तो जो विधेयक विचाराधीन थे या कोई भी कार्य विचाराधीन था, उन पर कार्य पुनः जो है वहीं से स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा कंपेयर करते हैं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से। ब्रिटेन में अगर सत्रावसान होता है, ब्रिटेन में अगर सत्रावसान कर दिया जाता है तो विधेयक, जो भी विधेयक पेंडिंग होंगे, ठीक है, जो भी बिल पेंडिंग होंगे या फिर कोई भी अन्य विचाराधीन कार्य होंगे, वो संसद के सत्र के समापन के साथ या सत्रावसान के साथ ही वे सभी कार्य समाप्त माने जाते हैं। ठीक है, तो इस कार्य के कंपेयरिंग की दृष्टि से देखें तो भारत और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में थोड़ी सी भिन्नता देखने को मिलती है। अब संसद के विघटन होने को या भंग होने के बारे में पढ़ते हैं। संसद के दो सदन होते हैं, आप जानते हैं, लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है या लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। तो सिर्फ लोकसभा का विघटन किया जा सकता है, राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता है। जैसे ही लोकसभा का विघटन होता है, जैसे ही लोकसभा का विघटन किया जाता है, तो उसकी जो कार्यकाल होता है, जीवन काल होता है, वो समाप्त हो जाता है और फिर दोबारा से नया चुनाव होता है और नए चुनाव के द्वारा फिर दोबारा से लोकसभा का गठन किया जाता है। ठीक है, या स्वयं विघटन के द्वारा ही लोकसभा भंग हो सकती है, कार्यकाल पूरा होने पर भी लोकसभा भंग हो सकती है, या फिर किसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा अगर लोकसभा को भंग कर दिया जाता है, विघटित कर दिया जाता है, तो इस स्थिति में भी लोकसभा भंग मानी जाती है। ठीक है, और जब भी लोकसभा का विघटन होता है, जब भी लोकसभा का विघटन होता है, तो जो भी विधेयक लंबित होंगे, जो भी प्रपोजल्स या प्रस्ताव लंबित होंगे, कोई भी संकल्प नोटिस हो या कोई भी याचिका हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें लोकसभा के विघटन के साथ ही समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें लोकसभा के विघटन के साथ ही समाप्त हो जाएंगी। एक प्रश्न गणपूर्ति या कोरम से संबंधित पूछा जाता है, गणपूर्ति या कोरम से संबंधित पूछा जाता है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि गणपूर्ति या कोरम है क्या। सदन, जो भी सदन है हमारे, लोकसभा है या राज्यसभा है, तो उन दोनों सदनों में अगर कोई भी कार्य संपादित किया जाना है, ठीक है, कोई भी कार्य संपादित किया जाना है, तो उस कार्य को संपादित करने के लिए हमें जितने सदस्यों की आवश्यकता होगी, न्यूनतम जितने सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यकता होगी, उस संख्या को हम कहते हैं गणपूर्ति या कोरम। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि सदन का कार्य संपादन के लिए उपस्थित सदस्यों की न्यूनतम संख्या, कम से कम संख्या जो होनी चाहिए, वही गणपूर्ति या कोरम कहलाती है। और ये कितना होता है? ये किसी भी सदन के लिए उस सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 होता है। ठीक है, और इसमें पीठासीन अधिकारी भी जो है सम्मिलित रहते हैं। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि लोकसभा के लिए कम से कम, यानी लोकसभा में, यानी संसद के निम्न सदन में कोई भी कार्य संपादित किया जाना है और उसके लिए उपस्थित सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए?
कोरम कितना होना चाहिए, गढ़पूर्ति कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए कम से कम 55 सदस्य जो है लोकसभा में उपस्थित होने चाहिए किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए। वहीं राज्यसभा के संबंध में बात करें तो राज्यसभा में यह संख्या कम से कम 25 होनी चाहिए। ठीक है, आपको लोकसभा की और राज्यसभा की अधिकतम संख्या के बारे में पता है तो उसी का 1/10 निकाल के देखेंगे तो लोकसभा में आएगा 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य। तो ये हो गया लोकसभा और राज्यसभा के गढ़पूर्ति से संबंधित डाटा। अब संसद की भाषा के बारे में बात करते हैं। संसद में हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाएं प्रचलित होती हैं। पीठासीन अधिकारी जो होते हैं संसद के, वो किसी भी सदस्य को अपनी मदर टंग में, मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकते हैं। ठीक है, आपने कभी कभी देखा होगा, न्यूज़ पे भी देखते होंगे आप, जब भी लोकसभा का जो सत्र चलता है, लोकसभा में जो वाचन होता है, उस समय पर भी जो साउथ वगैरह के लोग होते हैं या फिर अन्य स्टेट से जो है रिलेटेड हैं, वो अपनी मदर टंग में भी कभी कभी लेक्चर देते हैं। ठीक है, और उसके अनुवादक की व्यवस्था की जाती है। तो दोनों सदनों में अनुवाद की यानी ट्रांसलेटर की व्यवस्था भी की जाती है। अगर कोई भी सदस्य अपनी मातृभाषा में सदन में भाषण देता है तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए उन्हें ट्रांसलेटर जो है उपलब्ध कराया जाता है। तो सदन में हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाएं प्रचलित हैं। अगर पीठासीन अधिकारी संसद के अगर चाहें तो वो किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। ठीक है, संसद की भाषा यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब एक टर्म यूज होता है भारतीय संसदीय व्यवस्था में, लेम डक सत्र, लेम डक सेशन। ठीक है, तो नई लोकसभा के गठन से पहले, नई लोकसभा के गठन के पहले, जैसे चुनाव होता है और नई लोकसभा का गठन होता है, तो उससे जस्ट पहले वर्तमान लोकसभा का जो लास्ट वाला सेशन चल रहा होता है। ठीक है, जैसे मान लो आज कोई भी गवर्नमेंट प्रचलन में है और अब चुनाव होना है, चुनाव के बाद में फिर कोई नई सरकार आएगी, तो नई सरकार के आने से पहले जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, प्रेजेंट सरकार है, उसका सबसे लास्ट वाला जो सेशन होता है, सत्र होता है, उसे हम बोलते हैं लेम डक सत्र। ठीक है, वर्तमान लोकसभा के ऐसे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते हैं, लेम डक कहते हैं। मान लो आज लोकसभा में जो सदस्य हैं जो वर्तमान में निर्वाचित हुए थे, वर्तमान जो लोकसभा प्रचलन में है, इस लोकसभा में जो सदस्य लोकसभा सदस्य के रूप में चुन करके गए थे, नेक्स्ट जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें अगर इन चुने हुए सदस्यों में से कुछ सदस्य ऐसे भी रहेंगे जो नई लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो पाएंगे, तो जो सदस्य वर्तमान में लोकसभा सदस्य रहते हुए अगली लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो पाएंगे, उन्हें लेम डक कहा जाता है भारत की जो है संविधान की भाषा में। ठीक है, तो ये इतने सारे पॉइंट्स आज हमने यहाँ पे कवर किए। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।